हेलो मेरे चैम्पियंस, मेरे फ्यूचर के डॉक्टर्स। तो तुम सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा आपको मालूम है, अभी की जो करंट सीरीज़ है प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन, और मिनरल न्यूट्रिशन सीरीज़ का ये 6th पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा कर के उन पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं, और साथ में साथ अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करो। तभी आपके जो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो साथ में मुझे सपोर्ट करो। मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस यूट्यूब पर लेकर के आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, तो आज का जो टॉपिक है वो है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और आपके नीट के एग्ज़ाम्स में भी आपके प्लांट फिजियोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जितनी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो उतनी अच्छे से अंडरस्टैंड करो, और मैं सभी को बोलूँगा कि अपने कॉन्सेप्ट्स को जितना ज़्यादा हो सके क्रिस्टल क्लियर करो। तभी आपकी जो पूरी प्लांट फिजियोलॉजी है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपका कोई भी टॉपिक अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आगे के टॉपिक समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट क्लास में ये अंडरस्टैंड किया कि किसी भी न्यूट्रिएंट को अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट में, और वो स्पेसिफिक अमाउंट को ही हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट है उससे अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो वो न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट में क्या कॉज करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो हर एक इसेंशियल एलिमेंट का अपना एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। क्या है? अपना एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन, अगर हम बात करते हैं इस क्रिटिकल कंसंट्रेशन को भी आप ऑप्टिमम कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन भी आप बोल सकते हो। मीन्स ये वो कंसंट्रेशन है जितना प्लांट को तो चाहिए ही चाहिए अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अगर इस क्रिटिकल कंसंट्रेशन से इसेंशियल एलिमेंट, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की, अगर वो माइक्रो न्यूट्रिएंट इस क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से मॉडरेट अमाउंट में कम हो जाए, मॉडरेट अमाउंट में अगर उसे कम मिले, ठीक है, मीन जितना रिक्वायरमेंट है उतना ना मिल करके उस अमाउंट से कम मिले, तो ये क्या कॉज कर देगा, ये क्या कॉज करेगा, कॉज डिफिशियंसी। ठीक, ये क्या कॉज करेगा, डिफिशियंसी कॉज करेगा। अगर यही अमाउंट से मॉडरेट अमाउंट प्लांट को अगर ज़्यादा मिल जाए तो क्या कॉज करेगा, यही कॉज करेगा, देन कॉज टॉक्सिसिटी। तो एक बात तो समझ में आ गया कि प्लांट को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उससे अगर कम मिलेगा प्लांट को तो वो प्लांट में डिफिशियंसी कॉज करेगा, और अगर उस क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अमाउंट अगर प्लांट को ज़्यादा मिलता है तो वो क्या कॉज करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल आपको अंडरस्टैंड करना है ना, तो बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, मैनेज की टॉक्सिसिटी। किसकी? मैनेज की टॉक्सिसिटी। ठीक है, अब देखो इस मैनेज की जो टॉक्सिसिटी है, अगर ये मैग्नीज जो है एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन के अमाउंट में अगर प्लांट को मिलता है तब तो इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होगी, लेकिन अगर इसका अमाउंट प्लांट के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो ये कंपटीशन करने लगेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के रिस्पेक्ट में। मींस अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो रही है तो बेसिकली यहाँ पर इसका सिम्टम्स क्या है, अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स appear
brown spot surrounded by chlorotic veins। ठीक है, अब देखो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लांट में क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के रिक्वायरमेंट मीन्स ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन में मिले तब तो ये एक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगा। मीन्स अगर यहाँ पर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन में मिलेगा तो ये मैग्नीज जो है नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर इस कॉन्सेंट्रेशन से इसका अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये क्या कॉज करेगा, फिर टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। अब देखो ये टॉक्सिसिटी कॉज कैसे करता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि जब मैग्नीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mn2+ के फॉर्म में। ठीक है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से अगर प्लांट के अंदर इसका अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये क्या करने लगेगा, ये कॉम्पिटिट करने लगेगा कि मैग्नीशियम और आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ये क्या करेगा, हैम्पर कर देगा। ठीक है, तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है प्लांट सेल में देन इट कॉम्पिटिट the absorption of iron, मैग्नीशियम एंड साथ में कैल्शियम। तो इसका अगर हमने यहाँ पर बात किया कि अगर मैग्नीज प्लांट सेल में क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन पर है तब तो वो किसी भी एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन में हैम्पर नहीं करेगा। मीन्स यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। ठीक, लेकिन अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया तो ये क्या होगा, ये इनको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, और जब एब्जॉर्ब नहीं होने देगा तो यहाँ पर आयरन और मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी कॉज करेगा। ठीक, तो ये बात समझ में आया कि कोई भी इसेंशियल एलिमेंट अगर हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में तो हर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का अमाउंट प्लांट के लिए डिफरेंट है। अगर वो अमाउंट क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के में रिक्वायर्ड है और उतना मिल रहा है प्लांट को तो प्लांट जो है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर इस क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा प्लांट को अगर वो न्यूट्रिएंट मिलेगा तो क्या कॉज कर देगा, टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। और हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि जो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है, जब मैग्नीज नॉर्मल रहता है, नॉर्मल अमाउंट में मिलता है प्लांट को, क्रिटिकल कंसंट्रेशन के अमाउंट में मिलता है तो वहाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर वे में चलता है। लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्लांट सेल्स में ज़्यादा हो गई मैग्नीज की तो वो बेसिकली आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, हैम्पर कर देगा। मीन्स वो एलिमेंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्लांट और फाइनली इनकी क्या हो जाएगी, प्लांट्स में डिफिशियंसी कॉज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? तो टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमने एग्जाम्पल देखा कि प्लांट सेल्स के अंदर मैग्नीज की जो टॉक्सिसिटी है वो डिफरेंट इसेंशियल एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ये बात समझ में आए? अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम एक मैकेनिज्म के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इसेंशियल एलिमेंट है वो किस तरीके से प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस पूरे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देते हैं कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बेसिकली अगर हम ब्रॉड लेवल पर देखते हैं तो दो तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, एक है एपोप्लास्टिक मूवमेंट, एक है एपोप्लास्ट
और दूसरा है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट जो मेथड है जिसकी हेल्प से एलिमेंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो एक तरह का कैसा मूवमेंट है, तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं है। मीन्स ये एपोप्लास्ट जो एब्जॉर्प्शन है ये एक तरह का फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, या आप कह सकते हो रैपिड प्रोसेस है। साथ में साथ ये एक तरह का पैसिव नेचर का है। कैसा है? पैसिव इन नेचर। मीन्स यहाँ पर एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिम्प्लास्ट, तो सिम्प्लास्ट जो है ये बेसिकली एनर्जी के एक्सपेंडिचर, मीन्स यहाँ पर सिम्प्लास्ट जो है वो एक तरह का स्लो प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। मीन्स किसी एक स्पेसिफिक आयंस के लिए या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए ही ये प्रोसेस चलती है। मीन्स ये प्रोसेस कैसी है? एक्टिव इन नेचर है, एक्टिव इन नेचर है। मीन्स यहाँ पर किस चीज़ का यूटिलाइजेशन हो रहा है? तो यहाँ इस प्रोसेस के लिए एटीपी का रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक टर्म यहाँ पर है फ्लक्स। तो फ्लक्स को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं द मोमेंट ऑफ आयंस यूजुअली कॉल्ड एज फ्लक्स। ठीक है, तो जब भी किसी आयन का मूवमेंट होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? फ्लक्स। अब फ्लक्स दो तरीके से होते हैं, फ्लक्स दो तरीके से चलते हैं। मीन्स आयंस का जो मूवमेंट है वो दो तरीके से होगा। एक को हम बोलते हैं इनफ्लक्स और एक दूसरे को कैटेगरी को हम बोलते हैं इफ्लक्स। ये बात समझ में आ रही है? ये बात सभी को समझ में आ रहा है? तो इनफ्लक्स में जो आयंस का मूवमेंट है, आयंस का जो मूवमेंट है ये इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। कैसा होता है? इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पर जो आयन का मूवमेंट है इफ्लक्स प्रोसेस में, तो यहाँ पे जो आयन का मूवमेंट है ये कैसा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, सपोज अगर कोई ये एक सेल है तो सेल के अंदर आउटर साइड से आयंस का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं इनफ्लक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लक्स। और अगर वहीं सेल है और सेल के अंदर से आयन का मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ई फ्लक्स। ये क्या हो रहा है? आयंस का मूवमेंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आयंस का मूवमेंट हो रहा है। तो फ्लक्स जो है वो हम डिफाइन करते हैं द मूवमेंट ऑफ आयंस यूजुअली कॉल्ड एज फ्लक्स। फ्लक्स दो तरीके से है, इनफ्लक्स और ई फ्लक्स। ये बात सभी को समझ में आया? ये बात सभी को समझ में आया? अब देखो अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को हमने अंडरस्टैंड किया, तो बेसिकली हमारी जो कोई भी सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि ये हमारी क्या है? एक सेल है। ये हमारी क्या है? एक सेल है। तो सेल की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और अगर ये स्पेसिफिकली एक बैक्टीरियल सेल है तो यहाँ पर क्या होगा? एक सेल वॉल भी होगा। यहाँ पर क्या है? एक सेल वॉल भी होगी, सेल वॉल। अगर हम इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, सपोज ये क्या है? सेल वॉल है और ये क्या है? तो बेसिकली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, अब देखो यहीं पर क्या होते हैं कि आपके आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है? आयन चैनल्स प्रेजेंट है, जो स्पेसिफिकली
किसी आयन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सपोज ये आयन चैनल है और किसी आयन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। तो किसी भी सेल पे जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, जिसको आप बोलते हो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको आप बोलते हो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो किसकी तरह काम कर रहे हैं, तो बेसिकली एक आयन चैनल की तरह काम कर रहे हैं। मीन्स किसी एक स्पेसिफिक आयंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जिनको आप बोल रहे हो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बेसिकली आयंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली अगर हम टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से अगर वो मॉडरेट अमाउंट में वो एलिमेंट अगर मॉडरेट अमाउंट में प्लांट को कम मिल रहा है तो वो डिफिशियंसी कॉज करेगा। अगर मॉडरेट अमाउंट में वो एलिमेंट ज़्यादा मिल रहा है प्लांट को तो वो प्लांट के अंदर क्या कॉज कर देगा? टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। और ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन अगर प्लांट को मिल रहा है तो प्लांट जो है वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को प्रॉपरली परफॉर्म करेगा और प्लांट क्या होगा? ग्रो करेगा। लेकिन अगर वो मॉडरेट अमाउंट में एलिमेंट कम मिल रहा है तो प्लांट के अंदर क्या होगा? डिफिशियंसी कॉज करेगी। और अगर मॉडरेट अमाउंट में ज़्यादा मिलेगा तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। और यहाँ पर हमने बेस्ट एग्जांपल पढ़ा मैग्नीज का। ठीक है, तो मैग्नीज एक ऐसा इसेंशियल एलिमेंट है कि अगर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में प्लांट को मिलेगा तो वो नॉर्मली कैल्शियम और मैग्नीशियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन को वो हैम्पर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैग्नीज की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के अंदर इंक्रीज हो गया, मीन्स मॉडरेट अमाउंट में अगर ज़्यादा मिलने लगेगा तो प्लांट के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करेगा और उसका सिम्टम्स जो है एपियर ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन। ठीक है, और साथ में साथ वो क्या क्रिएट करेगा कि क्योंकि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन, मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रोसेस को क्या करने लगेगा? कॉम्पिटिट करने लगेगा। मीन्स आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीज की। ठीक है, इसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं एलिमेंट्स का वो किस तरीके से हो रहे हैं। तो एपोप्लास्ट एब्जॉर्प्शन और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट बहुत रैपिड प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। सिम्प्लास्ट बहुत स्लो प्रोसेस है। ये पैसिव इन नेचर है, मीन्स यहाँ पर एनर्जी का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है। और साथ में अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है, मीन्स यहाँ पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, फिर हमने अंडरस्टैंड किया फ्लक्स। तो बच्चे आप सभी लोग ये वीडियो देखते टाइम अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करो, बहुत बहुत हेल्प करता है। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपना फीडबैक कमेंट के फॉर्म में ज़रूर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो के लिंक को शेयर करो। थैंक यू।